हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्लास है और जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी एग्जाम में आने वाले हैं उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको सीधे तौर पर आपको एग्जाम में आएंगे। और यदि आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक दिया हुआ रहेगा, जिससे आप वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सीधे इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अभी तक आप पढ़ाई जारी भी नहीं रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टीम के साथ जुड़ जाइए और काफ़ी कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री के पहले चैप्टर। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो हड़प्पा, अभी तक ना 4 सभ्यताएं हैं। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा कौन कौन सी सभ्यता है। तो ये सबसे पहली जो सभ्यता है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता है, फिर मिस्र की सभ्यता है, फिर आपको कौन है, इंडो चाइना सभ्यता है, और जो चौथी सभ्यता है वही है हड़प्पा सभ्यता, जो कि सबसे पहले नगरीय वाला जो सभ्यता है वही आपको कौन है, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये जो सभ्यता है, ऐसे सबसे पहले क्या हुआ था कि ये टीला के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था। तो जब यहाँ पर रेलवे लाइन बिछती रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर खुदाई होना चालू हुआ और खुदाई के दरमियान में यहाँ पे क्या हुआ, कुछ अवशेष वगैरह प्राप्त हुए। ठीक है, तो उस पर कुछ अध्ययन वगैरह किया गया, फिर और खुदाई कराई गई, तो यहाँ पर पता चला कि भाई यहाँ पे तो क्या था, एक नगर की बहुत अच्छी सभ्यता थी। फिर इसके बारे में लोगों को जानकारी इकट्ठी होना चालू हो गई। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में सबसे पहला मतलब कि खुदाई वगैरह से जानकारी हो गई। मोहनजोदड़ो वगैरह शहर से खुदाई में आपको क्या क्या प्राप्त हुए, तो भवनें मिले, गलियां मिली, बाजार मिले, स्नानागार मिले और कुछ अवशेष मिले, जैसे पत्थर उत्थर का मूर्ति वगैरह मिले। फिर है ना, एक नृत्य की नाचती हुई एक मूर्ति मिली, है ना। फिर एक और मूर्ति मिली जिसके गर्भ से ना वो पेड़ को दर्शाया गया था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो धरती माता की वगैरह होंगी। और स्वास्तिक चिन्ह वगैरह ये सब मिले थे। एक बहुत सारे उसमें कुछ अवशेष वगैरह भी मिले, जिससे आपको जानकारी एकत्रित हुई और इससे पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति यहाँ पर थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनका भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी थी, उसके बारे में आपको धर्म से रिलेटेड आपको बतानी है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। इसलिए इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी, जो कि नीचे है। देखिए क्या क्या थी। तो मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है, पशुपति की पूजा प्रचलित थी, और एक जो कुबड़ वाला जो बैल होता है, ठीक है, वो पूजनीय था। पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। नाग पूजा, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो सूर्य पूजा को दर्शाता है। अग्नि पूजा, है ना, जिसे हम लोग वेदी भी कहते हैं, ये संकेत मिले हैं। और एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दर्शाया गया है, जैसे अनुमान लगाया जाता है कि वो क्या थी, उर्वरकता की देवी के रूप में जाना जाता है।
तो ऐसा जो भी आपको यहाँ पर पूजा पद्धति वगैरह मिलते हैं, इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो था ये हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें लेकिन क्या हो गई, अवशेष वगैरह मिलते हैं, एक कुबर से जो पशुपति वगैरह ये सब की पूजा वगैरह के तो अवशेष मिले हैं, लेकिन आपको कहीं पे मंदिर वगैरह नहीं मिले हैं। तो ठीक ही है, इस सभ्यता के बारे में कहीं भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये हिंदू धर्म से मिलता जुलता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जो कि सीधे तौर पे आपको एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन आपको आते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। देखिए, हड़प्पा वासी बहुदेवीवादी और प्राकृतिक पूजक थे। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत सारे देवी देवता की पूजा करते थे और साथ में प्राकृतिक की भी पूजा करते थे, यानी पीपल का वृक्ष हो गया, आपको एक कुबड़ साड़ जो होता है उसकी भी पूजा होती थी, नदी वगैरह की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी। यानी वो अलग से मूर्ति वगैरह की तो पूजा करते ही थे, मतलब नेचर जो कि प्राकृतिक में जो थी प्राकृतिक थी उनकी भी पूजा करते थे वो लोग। देवी इनकी प्रमुख देवी थी, जो है ना मातृदेवी। जितने सारे अवशेष प्राप्त हुए ज्यादातर वो स्त्री की मूर्ति ही प्राप्त हुए, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो सभ्यता थी ये मातृ सत्रात्मक सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार पर प्रकाश डालें। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में से विशाल थी, है ना। अभी तक कितनी सभ्यताएं खोजी गई हैं, तो 4 सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं। सबसे पहले जो सभ्यता थी वो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, फिर इसके बाद कौन सी थी, तो मिस्र की सभ्यता थी, फिर इंडो चाइना सभ्यता थी, और जो चौथी जो सभ्यता थी वो आपको कौन थी, हड़प्पा सभ्यता, जो कि नगरकीय सभ्यता थी और काफी ज्यादा विशाल थी ना। देखिए, इसकी विशालता यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये जो है ये दक्षिण में है ना, ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक था, और पश्चिम में बलूचिस्तान से मकराना तट से लेकर पूरब में आलमगीर तक था। ठीक है, इतनी बड़ी एरिया में था, है ना। इसका देखिए, पूरब से पश्चिम में इसकी जो लंबाई थी वो आपको कितनी थी, 1600 किलोमीटर थी, और उत्तर से दक्षिण में इसकी विस्तार जो थी वो आपको कितनी थी, वो आपको थी 1200 किलोमीटर। सोच सकते हैं कितनी बड़ी सभ्यता थी, यानी उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार, यानी ऐसे यहाँ पर होता है आपको उत्तर, यहाँ पे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है आपको पश्चिम। तो ये जो लंबाई हो गई इसकी थी आपको 1200, और पूरब से पश्चिम थी ये आपको थी 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी, यानी काफी ज्यादा बड़ी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। यानी मोहनजोदड़ो से जो बृहद स्नानागार मिला उसके बारे में बताइए। तो देखिए, बृहद जो स्नानागार था, जिसे आप बहुत बड़ा स्नानागार था, तो उससे अनुमान ये लगा सकते हैं, उसे आप तालाब भी कह सकते हैं, है ना। जो कि सामूहिक रूप से कोई पूजा पद्धति वगैरह होती होगी तो लोग सामूहिक रूप से उसमें नहाते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसकी विशेषता यह थी कि जो उसके चारों तरफ से मोटी दीवार थी वो पक्की ईंटों से बनी थी, और इसमें जो अच्छे खासे बेहतरीन तरीके से एक विशेष प्रकार के सीमेंट का भी उसमें प्रयोग होता था, जिससे पानी बाहर ना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से संबंधित गृह व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखी। यानी सिंधु घाटी में गृह व्यवस्था कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता गृह व्यवस्था, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण था। ठीक है, और प्रस्तुत करता है कि
एक आंगन हुआ करता था जो कि केंद्र में हुआ करता था। देखिए जो यहाँ की जो गृह व्यवस्था ऐसी थी, मतलब एक आंगन हुआ करता था जो कि बीच में हुआ करता था घर के, ठीक है। और और चारों तरफ यहाँ पर क्या होती थी, घर हुआ करती थी। और गर्मी और शुष्क मौसम में यहाँ पर लोग क्या करते थे, आंगन में, आज भी गांव वगैरह में आंगन है, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर अब क्या हो रही है, खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। और क्या होती थी कि जो सड़कें थी वो चौली थी और ग्रिड पद्धति में थी, सॉरी, ग्रिड पद्धति मतलब ऐसे, सड़कें कैसी थी, तो ग्रिड पद्धति में ऐसे ऐसे करके थी। यानी इससे क्या होती थी, जो डायरेक्शन होती थी सीधे 90 डिग्री का कोण बनाती थी। और यहाँ पे जल निकासी की भी व्यवस्था काफी अच्छी थी, है ना। और हवाएं जितने चलती थी, हवाएं चलने से क्या होती थी, ये जितने सारे सड़क वगैरह है पूरे साफ हुआ करते थे और जल निकासी की भी व्यवस्था अच्छी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखे। यानी मोहनजोदड़ो जो है ना, एक नियोजित शहरी व्यवस्था थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके ना आपको बहुत मतलब निम्नलिखित हो सकते हैं। यानी एक नियोजित शहरी व्यवस्था के रूप में मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। जैसे आपको क्या क्या विशेषताएं थी आपको, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा और पहलू शहरी केंद्रीकरण था। जो भी केंद्र शहर था वो केंद्र में हुआ करता था और कई लेयरों में हुआ करता था। और उसकी सुरक्षा, व्यापार से जुड़े जुड़े एक विशेष आदमी को नियुक्त कर दिया जाता था कि आप पहरेदारी के रूप में व्यक्त करेंगे, आपकी काम होगी पहरेदारी के रूप में, फिर आप सुरक्षा के रूप में, आप व्यापार के रूप में इसकी देखभाल वो लोग करते थे। यानी नियोजित सुयोजित मतलब कि एक अच्छी तरह से व्यवस्था थी क्योंकि चलती थी। दूसरा थी, बस्ती में दो भागों में विभाजित थी, एक छोटे लेकिन ऊंचे पर बनाया गया था और दूसरा था अधिक खड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातात्विक विदों ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। मतलब जो शहर हुआ करता था, छोटे छोटे घर होते थे लेकिन हाइट क्या होती थी उनकी, बड़ी होती थी। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2 लेयर में हुआ करता था। तो बाहर दुर्ग हुआ करता था, या जिसे हम लोग किला बोलते हैं, और अंदर वो घर वगैरह हुआ करता था। फिर क्या होता था, निचली शहर में भी दीवार से घिरे रहते थे। निचली शहर भी किससे घिरे रहते थे, तो दीवार से घिरे रहते थे। और शहरों का सारा भवन का निर्माण चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र से किया जाता था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट भी बोलते हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती जो थी वो नियोजित थी। कैसी थी, मतलब सही तरीका से चलती थी और काफी अच्छी थी। मतलब वो ग्रिड पद्धति में घर होते थे, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनते थे, सड़क सीधी हुआ करती थी, जल निकासी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। और जल निकासी में जो ईंट का प्रयोग किया जाता था वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो घर बनाया जाता था वो भी पक्की ईंटों का प्रयोग करके ही बनाया जाता था, ठीक है। तो काफी सुयोजित व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको अगले बार आया भी था। ये क्वेश्चन है आपको, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। देखिए कार्बन 14 विधि जो बोलता है, ये तिथि निर्धारण यानी डेट का जो निर्धारण होता है इसी विधि से होता है। इस विधि की खोज आपको अमेरिका के एक रसायन शास्त्र से वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होता है, देखिए हर एक आदमी में, हर एक वस्तु में 2 कार्बन होते हैं। एक कार्बन होता है 12, एक कार्बन होता है 14, ठीक है। तो जैसे ही मतलब कार्बन की मात्रा दोनों में समान होती है, जैसे वो आदमी मृत अवस्था में आती है तो कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 है उसकी मात्राएं दिन पर दिन क्या होती है, कम होती रहती है, ठीक है। और लास्ट में जब इसकी आयु ज्ञात होती है, जिसमें जितनी कम यानी कार्बन 14 की मात्रा जिसे हम लोग C14 भी बोलते हैं, जितनी कम होगी वो उतने दिन की आयु का होगा, ठीक है। यानी
कार्बन 14 विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो तिथि निर्धारण यानी डेट का निर्धारण हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, है ना। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के अध्ययन, जो भी इतिहास के अध्ययन वगैरह होते हैं, तो देखिए खुदाई वगैरह होगी, तो खुदाई वगैरह होने से कुछ पुरातत्व अवशेष मिलेंगे, है ना। तो कुछ मान लो पत्थर मिल गया या कोई धातु का आपको सिक्का वगैरह मिल गया, कुछ पर आपको तो सिक्का वगैरह से अध्ययन होती है। तो खुदाई के दरमियान जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उसे पुरातात्विक अवशेष कहते हैं, ठीक है। और अवशेषों को अध्ययन किया जाता है उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, पुरातत्व, पुरातत्व बोलते हैं। इससे क्या होती है कि जो भी अवशेष प्राप्त हुए, जैसे आपको एक सिक्का जो हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना भी है, वो जो सिक्का था जिस पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त क्या थे, तो संगीत प्रेमी थे, ठीक है। इसीलिए वीणा बजाते हुए अपनी सिक्का मुद्रा पर अंकित कराए थे। तो ऐसे बहुत सारे जो कि लिखी हुई नहीं है या उसको अभी तक हिस्ट्री में ऐसा बहुत सारा है जिसे अर्ध ऐतिहासिक बोलते हैं, जिसे पढ़ा नहीं जाता है। तो ये ऐसे ये पुरातात्विक अवशेष से भी बहुत हद तक उसके बारे में जानकारी एकत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। अभिलेख का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। देखिए क्या होता है, तो अभिलेख से तात्पर्य है पाषाण। अभिलेख से क्या तात्पर्य है, पाषाण यानी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेख से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख बनाया गया था, उस शिलालेख में प्रथम शिलालेख में क्या लिखा गया था, तो पशु बलि की निंदा की गई थी, है ना। तो उसके बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि अशोक नहीं चाहता था कि पशुओं की क्या हुई, बलि वगैरह दी जाए, यानी धार्मिक जानकारी मिल गई। फिर वैसे और सारा जो कलिंग युद्ध के बारे में था, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था कि युद्ध ना करने की कसम खाई और वो बौद्ध धर्म अपना लिया था, और अपने पुत्र और पुत्री को जो कि संघमित्रा, इन लोग को कहाँ भेजे थे, महेंद्र और संघमित्रा को आपको श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। बौद्ध भिक्षुओं का भी नियुक्ति किए। तो ये सब जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो अभिलेख से हम लोग को अच्छा खासा जानकारी मिल जाता है। यानी अभिलेख का काफी योगदान होता है उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में कैसे था उसके बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरापथ से आप क्या समझते हैं। उत्तरापथ से क्या समझते हैं, तो देखिए उत्तरापथ उस व्यापारिक मार्ग को कहा जाता है जो मौर्योत्तर काल यानी मौर्य के काल में बहुत ख्याति प्राप्त था। यानी उत्तरापथ, उत्तरापथ उस किसे कहते हैं, तो उस व्यापारिक केंद्र को कहते हैं, यानी उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो कि मौर्य के काल में यानी मौर्य युग में काफी अहम योगदान उसका हुआ करता था, उस मार्ग का। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरापथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा वैभव सिंचाई के लिए यानी बड़े तौर पर सिंचाई के लिए साधनों का उल्लेख करें। मतलब कि हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए क्या क्या यानी बृहद तौर पर क्या क्या करते थे, तो नलकूप का यूज करते थे, तालाब का यूज करते थे, है ना, कुएं का यूज करते थे, नहरें का यूज करते थे, जल संग्रह बना करके करते थे, है ना, सिंचाई के रूप में यूज करते थे। इसका अब प्रमाण कैसे मिला, तो ये अफगानिस्तान में आपको सैतुगई नामक, क्या नाम है इसका, सैतुगई, सैतुगई नामक स्थान पर हड़प्पा के नहरों के चिन्ह प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा काल की उस समय की नहर की जो चिन्ह है वो मिले हैं कहाँ से, अफगानिस्तान से। फिर आपको क्या मिला है, तो हड़प्पा के लोगों के द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी उपयोग होता था,
इसका भी साक्ष्य मिला है। फिर आपको गुजरात से मिला है, क्या मिला है, तो धोलावीरा से, धोलावीरा नामक है, वहां से क्या मिला है, तो आपको वहां से तालाब के अवशेष मिले हैं, जिससे कृषि के लिए सिंचाई किया के उपयोग में लिया जाता था, है ना। इससे पता यही चलता है कि हड़प्पावासी सिंचाई के लिए क्या क्या यूज करते थे, तो नहरें, कुएं, तालाब और जल संग्रह का भी यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो लोगों के लिए नगरों के रूप में रहती थी। अभी तक 4 सभ्यताएं खोजी गई हैं। कौन कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इंडो चाइना सभ्यता, और आपको ये चौथी हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? वो आपको नगरीय सभ्यता थी, जो कि मेसोपोटामिया वगैरह की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके बारे में, नगरों के नियोजन के बारे में क्या क्या विशेषता थी? तो हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए जाते थे, और इन लोगों के ने बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री के कोण पर कटती थी। बताए थे आपको, यानी इन लोगों की जो सड़क का होता है वो ग्रिड पद्धति में घर बनाए जाते थे। ग्रिड यानी ऐसे बनाया जाता था जिससे जल और सड़क सीधे एकदम होती थी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती थी, जिससे जल निकासी में आसानी होती थी और हवाओं के माध्यम से ही सड़कें वगैरह साफ हुआ करती थी, यानी काफी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति की आयु तो 100 वर्ष माना गया है, यानी वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि कम से कम आदमी 100 साल मतलब जिंदा रह सकते हैं। तो उसी हिसाब से क्या किया गया था कि बांट दिया गया था कि कौन कौन से एज में आपको क्या क्या करने चाहिए। ठीक है, देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये आपको पहले 25 वर्ष, यानी आपको स्टार्टिंग से लेकर के 25 वर्ष तक आपको क्या रहना चाहिए? तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर आपको क्या है, तो गृह आश्रम, ये क्या है? गृहस्थ जिसको बोला जाता है, शादीशुदा करके, शादी विवाह कर करके आपको क्या किया जाता है, यानी आपको 25 से लेकर के 50 वर्ष तक के लिए इसको रखा गया था। फिर आपको क्या किया गया था, तो वनप्रस्थ, यानी आपको वन में चले जाना है। तो वनप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था जो थी, यानी साधु महात्माओं के शरण में जाकर के उनसे शिक्षा वगैरह प्राप्त करना, ये आपको थी 50 से 75 के बीच में, है ना। और चौथी जो थी आपको अवस्था, ये था संन्यास आश्रम, यानी आपको संन्यास पे चल जाना चाहिए 75 से 100 के वर्ष के बीच में। ये उस समय हुआ करती थी। ठीक है, यानी कब? तो आपको वैदिक काल में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वैदिक संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं? तो वैदिक संस्कृत साहित्य की विशेषकर 4 वेद आते हैं। ठीक है, यानी वैदिक साहित्य विशेषकर 4 वेद कौन कौन से आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। जिस संस्करण भाषा में लिखे गए हैं उसे ही वैदिक संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जिस भाषा में जिस संस्कृत का यूज किया गया है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको जो रामायण महाभारत वगैरह ये सब लिखी गई है, तो ये थोड़ा सा कुछ ये वाला जो है ना, ये संस्कृत कुछ चेंज है ना। तो इससे काफी ज्यादा क्या हुआ, ये वाला जो आती है आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, इसका जो संस्कृत है ये कुछ थोड़ा सा टफ हुआ करता था, यानी कुछ कठिन हुआ करता था। सीधी बात आप लोग ये समझिए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जिस संस्कृत भाषा का यूज किया गया है उसे ही हम लोग बोलते हैं वैदिक संस्कृति, संस्कृत बोलते हैं, वैदिक संस्कृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाजनपद युग की राजनीतिक विशेषताओं लिखिए। तो महाजनपद का युग कब से तो आरंभ जो है भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में माना जाता है। यानी महाजनपद का युग जो है ना स्टार्टिंग कब से माना जाता है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं ईसा पूर्व को बीसी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस काल में प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग, सिक्के का विकास को जोड़ा जाता था। इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, साहित्य और विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिला है। कितने राज्यों का उल्लेख मिला है जिसे हम लोग बोलते हैं 16 महाजनपद। और हर एक राज्य में, हर एक जनपद में एक राजा हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हा एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मिलिंद पन्हा क्या था, देखिए यह बौद्ध धर्म यह बौद्ध ग्रंथ में बैक्ट्रिया और भारत के जो राजा थे, पश्चिमी भाग के शासक, उसका नाम था हिंदू राजा थे, हिंदू यूनानी सम्राट, जिनका नाम क्या था मैनेंडर, क्या नाम था उनका मैनेंडर था। एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो थे वो कौन थे, नागसेन थे। तो ये जो दो राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था बैक्ट्रियन और मैनेंडर, इन दोनों ने क्या किया, इनसे संवाद किया। इनसे जो बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम क्या था नागसेन, इनके बीच इन लोगों का क्वेश्चन हुआ करता था और इनका आंसर, इसी पर एक बुक को लिखा गया है जिसे बोला जाता है मिलिंद पन्हो। यानी मिलिंद के द्वारा, इन दोनों के द्वारा क्वेश्चन, जितने सारे इनकी क्वेश्चन थे, कैरी थे, ये लोग इनके समक्ष रख रहे थे। किनके समक्ष रख रहे थे तो नागसेन के समक्ष रख रहे थे और नागसेन ने इन लोगों को क्या किया, इनको उत्तर दिया। उस पर एक बुक लिखी गई है जिसे कहा जाता है हम लोग को मिलिंद पन्हा। ठीक है, तब ये लोग क्या हुए, सर्टिफाइड हो गए और बौद्ध धर्म को ये लोग अपनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अवधि के नगरीकरण को भारत की द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है। देखिए वह यूं था कि जो नगरीकरण की जो व्यवस्था थी, सभ्यता जो थी, वो कौन थी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। जैसे ही इसकी समाप्ति हो गई, ठीक है, और कब, लगभग 1500 ईसा पूर्व के बीच आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से इधर आने लगे। तो ये तो समाप्त हो गई थी नगरीय व्यवस्था, और आर्य जो लोग थे ये लोग ग्रामीण सभ्यता को जानते थे। ठीक है, तो ये लोग आए और ये लोग का ही शासन चलते रहा। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, 1500 वर्षों के बाद, है ना, 1500 वर्षों के बाद क्या हुआ कि आपको 6ठी शताब्दी में बौद्ध काल में पुनः नगरों का श्री गणेश हुआ। और इसी चलते 6ठी शताब्दी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के बौद्ध के काल को भारत का अद्वितीय नगरीकरण भी बोला जाता है। यानी कि पहले नगरीकरण व्यवस्था जो थी उसके समाप्त होने के बाद 1500 ईसा पूर्व तक जो ये लोग आए थे, कौन, आर्य लोग आए थे, और इसके बाद मतलब कि ये लोग तो सभ्यता उस समय समाप्त हो गई थी, ये तो ग्रामीण सभ्यता को जानते थे। फिर आपको 6ठी शताब्दी में जैसे ही बौद्ध काल का आरंभ हुआ, तो श्री गणेश हुआ, तो धीरे धीरे नगरीकरण व्यवस्था भी चालू हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अद्वितीय नगरीकरण का काल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को संक्षिप्त में बताएं। तो देखिए जो जाति जो व्यवस्था थी, जो पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी, ये कर्म के आधार पर बनाई गई थी, है ना, ये जन्म के आधार पर आपको नहीं बनाई गई थी। फिर जो ऐसा माना जाता है, देखिए माना यह जाता है कि जो ब्रह्मा जी है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं आदि पुरुष, उनके मुख से ना ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और भुजा से इसका निर्माण हुआ है, तो भुजा से क्षत्रियों का निर्माण हुआ है, और
जंघा से वैश्य का निर्माण हुआ है, और आपको पैरों से किसका निर्माण हुआ है, तो शूद्र का निर्माण, शूद्र का निर्माण आपको हुआ है। यानी आदि पुरुष के मुख से मुख से जो है ना ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मनुस्मृति में यद्यपि 8 प्रकार के विवाहों की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इस धर्म सूत्र में उल्लेखित पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उल्लेख कीजिए। यानी जो मनुस्मृति बनाई गई है ना, उसमें कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, लेकिन आपको बताना है कौन कौन, पहली, चौथी, पांचवी और छठी जो है ना वो पद्धति वो कैसी थी। देखिए पहली जो पद्धति थी आपको कन्या का दान है ना, और बहुमूल्य वस्त्रों, अलंकारों यानी आभूषणों वगैरह से विभूषित करके वेद यज्ञ के सामने वर को क्या कर दिया जाता है, आज भी दान कर दिया जाता है। एक ये हो गया। चौथी जो होती, चौथी में क्या थी, पिता जो है वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दाम्पत्यों का पालन करो। ठीक है। पांचवी में क्या कहा जाता था, पांचवी में क्या था, तो वर को वधु की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बाधाओं को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता था। छठी क्या थी, तो स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है ना, ये व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी अथवा गिल्ड की व्याख्या कीजिए। देखिए श्रेणी क्या थी, तो प्राचीन काल में जो लोग एक ही प्रकार के व्यवसाय करते थे है ना, उसे क्या बोलते थे, श्रेणी या गिल्ड बोला जाता था। ठीक है। इसके निम्नलिखित कार्य क्या क्या थे इन लोगों के, तो श्रेणी के सदस्य अपने संसाधनों को इकट्ठा कर लेते थे और जो भी धन अपनी शिल्प कलाओं से या व्यापार के द्वारा अर्जित करते थे वे अपने प्रमुख शहरों में सूर्य देवता के मंदिर के निर्माण में खर्च कर देते थे। यानी ये लोग क्या करते थे, ये लोग व्यापार वगैरह एक ही तरीके के व्यापार करते थे, और जो भी व्यापार करते थे जिससे इन लोगों को धन वगैरह प्राप्ति होती थी उसको क्या कर देते थे, उसको ले जाकर के शहर में या शहर के बाहर सूर्य देव के मंदिर जो है ना उसमें ले जाकर के उसको वो लोग खर्च कर देते थे। दूसरा क्या था, तो यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देती है ना, और भी इन लोगों की बहुत सारी होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, महाभारत के महत्व पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। देखिए महाभारत जो है ना ये कौरवों और पांडवों तक ही सीमित नहीं है, ये एक क्या है, मतलब कि महाभारत में ज्यादातर आपको कौरव और पांडवों के संघर्ष, इसमें कैसे राजनीति की जाती है, कैसे धर्म की विजय हुई है ना, ये सारे चीज आपको, यानी इसमें राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक चीजों को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। महाभारत इसी में से आपको एक निकलती है, मतलब जो महाभारत है इसी में से एक निकलता है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उसी से निकलती है। यानी एक जीवन जीने की अच्छी कला है, इसको यदि अध्ययन किया है तो बहुत बड़े विद्वान भी इस बुक को क्या करते हैं, फॉलो वगैरह करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी थी, कुछ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुछ कमियां क्या थी, ये हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें थी, इस कथा के अतिरिक्त महाभारत में और कहानियां मिलती हैं, ठीक है, जो काल्पनिक सी होती हैं, ऐसे मतलब लगता है कि काल्पनिक है,
लेकिन आज भी इसके बहुत सारे साक्ष्य वगैरह मिले हैं, तो इसे काल्पनिक तो नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि महाभारत भी रामायण की भांति पूर्णतः या सत्यता आधारित नहीं है। हम इसे अनैतिहासिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, है ना, ये नगरें थी। वैदिक साहित्य में कौरवों का नाम कई बार आता है, ठीक है, यानी कौरवों का नाम भी कई बार आता है, परंतु पांडवों का नाम कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इससे अनुमान लगता है कि पांडव कौरव के संबंधी न होकर बाहर से आकर आक्रमणकारी थे। ऐसा ये बुक वाले, ये राइटर का कहना है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कौरव का बार बार नाम आता है, उनके जो शहर हैं उसका भी चर्चा होती है, लेकिन पांडवों का कोई जिक्र वगैरह, नाम वगैरह नहीं आता है। तो ऐसा अनुमान लगता है कि ये भी काल्पनिक होगी या बाहर से पांडव लोग आए होंगे। लेकिन ये बुक जो है ना, ये बेस्ट बुक है, ये जीवन के लिए आपको फॉलो करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इससे बहुत सारी जानकारी, ऐसा माना जाता है कि जीवन के जितने सारे गुण रहस्य हैं या जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है, सारा सॉल्यूशन वहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महाभारत कालीन भारतीय स्त्रियों की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। यानी महाभारत काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इसी के बारे में आपको जानकारी देखें। तो महाभारत काल में स्त्रियां कौन कौन हुआ करती थी? तो एक आपको हुआ करती थी जिनको नाम है क्या, तो एक आपको हुआ करती थी अनुसुईया, ठीक है, ये रामायण में अत्रि मुनि की पत्नी हुआ करती थी, ठीक है। और रामायण में भी हुआ करती थी एक सबड़ी हुआ करती थी, ठीक। और महाभारत में अनेक महिलाओं का है, जैसे आपको सुलभा जो है एक महान विदुषी थी, ठीक है। उपयुक्त वर पाने के लिए उसने संन्यास ले लिए तथा ज्ञान आदान प्रदान के लिए सर्वत्र घूमती रही। गांधारी, कुंती, द्रौपदी आदि महिलाएं थी। यानी महाभारत में बहुत सारी महिलाएं थी। कौन कौन थी? तो आपको गांधारी, कुंती, द्रौपदी, है ना, और एक थी सुलभा भी थी। रामायण में भी कौन थी? तो रामायण में आपको अनुसुईया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरव और पांडव कौन थे, ठीक है। तो कौरव और पांडव क्या थे? दोनों एक ही परिवार से थे, दोनों एक ही परिवार से चचेरे भाई थे, कौरव और पांडव। वे एक राज परिवार से अथवा एक राजवंश से ही संबंधित थे, जो कौरव वंश कहलाते थे। और महाभारत में हमें सूचना देता है कि इन दोनों ने सामूहिक बंधुत्वता का संबंध बड़ा भारी पड़ा और परिवर्तन हो गया, और महाभारत हुआ जिसमें कि क्या हुई, कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हो गई। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द्रोण कौन थे? जिसे हम लोग बोलते हैं द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जो है ये एक ब्राह्मण गुरु थे, शिक्षक थे, जो कि परशुराम जी के शिष्य भी हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कौरव और पांडवों को ये शिक्षा दिया करते थे, यानी धनु विद्या और जो भी शस्त्र चलाने का ज्ञान था। यानी कुल गुरु कौन हुआ करते थे? तो द्रोणाचार्य हुआ करते थे। ये काफी अच्छे गुरु थे, और इन्होंने अर्जुन को बोल दिया था कि तुम्हारे जैसा हम तुमको वैसा धनुधर बनाएंगे जो कि संसार में तुम्हारे जैसा कोई धनु विद्या जानकारी किसी के पास ना हो, ठीक है। तो जैसे ये शिक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को, पहले क्या होता था, जो भी राज दरबार में जो भी युवराज होते थे वो गुरु के पास आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक एकलव्य नामक एक शिष्य हुआ करता था, इनका ही, वो जिनको ये अपने ये एकलव्य ना गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान चुका था, वो इनको देख देख करके छुप छुप करके सीख करके और प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार हुआ यूं कि जैसे ही एक कुत्ता बोल रहा था, तो शब्द भेदी बाण जो होता है, यानी सुनकर बाण चलाया जाता है, उसने बाण चलाया तो उसके मुंह में बाण भर गए थे बिना उसको क्षति से ही,
और वो कुत्ता भोंकते भोंकते जाकर वो आश्रम गया। तो अर्जुन ने सवाल किया उनसे कि आप तो बोल रहे थे कि हमको विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन ये कैसे बन गया? ये कौन धनुर्धर है जो शब्द भेदी बाण चला रहा है, ऐसा बाण चला रहा है? तीन लोगों ने सर्च किया तो पता चला कि एकलव्य था। एकलव्य ने बोला कि हम आपको गुरु मानते हैं और हम आपको छुप छुप कर देखते थे, आपसे ही शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम हमको गुरु मानता है तो अपना दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है हमको गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तो एकलव्य ने क्या किया था कि वही अपना जो अंगूठा है वो काट करके उनको समर्पित कर दिया, जिससे वो उतना बेहतरीन जो धनुर्धर नहीं हो पाया, है ना। यही कहानी है आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, है ना। तो जल्दी से जल्दी हमारे क्लास में जुड़िए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और हमारी टीम ज़्यादा से और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे टीम मेंबर्स का भी नंबर उसमें इंक्लूड है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। और 5 सितंबर तक आपको ऑफर वगैरह चल रही है, जो कि इसकी कोर्स की फ़ी है आपको 400 रुपये, जो आप सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो बच्चे, अब चाहे जो भी दोस्त अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो इस कोर्स को परचेज कर करके जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।